ओके, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जे थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ईएम रेशियो करा और मास और चार्ज जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूल ने डिराइव करा, ठीक है? अब उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू गो टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय गोल्डस्टीन, ठीक है? क्या बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिकली एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हो, ठीक है? होना ये चाहिए कि जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक एटम में प्रेजेंट होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे उसकी बेसिस पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन एंड इट वाज लेटर ऑन सीन कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं एक एटम में, such that the atom that is electrically neutral. Now basically प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए कैथोड रेज की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, बट इसमें क्या किया कि ये हमने एक ट्यूब ले ली, जैसे हमने कल किया था। दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड, ठीक है? दिस इज नेगेटिवली चार्ज तो इसलिए ये कैथोड हो गया, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज तो इसलिए ये एनोड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाला जो कैथोड लिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नॉर्मल कैथोड, ये वाला कैथोड एक परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब कि इसमें आप देख रहे हो कि होल्स हैं, राइट? और यहाँ पे पीछे एक स्क्रीन रख दी गई। इट वॉज सीन कि जैसे कैथोड से एनोड की तरफ वो रेज जाती है, इन अ सिमिलर मैनर एनोड से भी कैथोड की तरफ रेज आती है, एंड these rays they are passing through this cathode और इस स्क्रीन के ऊपर वो हिट करती है। ये जो रेज एनोड से निकली, these rays were positively charged and because these rays they originated from the anode, therefore इसको एनोड रेज भी बुलाते हैं, ठीक है? और क्योंकि ये इन कैनाल्स के थ्रू, कैनाल्स क्या होते हैं? होल्स की तरह ही होते हैं, इन कैनाल्स के थ्रू पास कर रही है, इसलिए इसको कैनाल रेज भी बुलाते हैं। एनोड रेज दे आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज, ठीक? अब ये जो कैनाल रेज थी, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए, they had all the characteristics of cathode rays। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैथोड रेज भी कल किए थे? that they travel in straight line, ठीक है? and they have mechanical properties, then they एक्स-रेज की तरह इल्यूमिनेट होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमने कल किए थे कैथोड रेज की, दे हैव हीटिंग प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज एनोड रेज में प्रेजेंट रहती है। बट देयर आर ओनली फ्यू प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, these rays being positively charged, they are deflected towards the negative terminal of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस तरह से कैथोड रेज बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जो एनोड रेज होते हैं वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट तरह बिहेव करेंगे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है? ऑल्सो देयर वाज अनदर डिफरेंस कि हमने बोला था कि कैथोड रेज जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस जो कि उसमें प्रेजेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस वो बिहेव करते हैं इन अ सिमिलर मैनर। और हमने कल एक स्टेटमेंट भी करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन्स इन ईच दैट इज गोइंग टू बी सेम, बट ओवर हियर व्हेन वी टॉक
talking of protons, the EM ratio of the protons depends upon the gas which we take in the tube. Yes, sir. ठीक है, सो जो भी हम गैस लेंगे उसके ऊपर EM रेशियो जो है वो डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EM रेशियो डिफरेंट गैसेस के लिए या डिफरेंट एटम्स के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। पर जब हमने EM रेशियो इसकी देखी या साइंटिस्ट जिसने EM रेशियो इसकी कैलकुलेट करी थी उसने करी थी बाय टेकिंग द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एटम व्हिच इज हाइड्रोजन। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू कैलकुलेट द EM रेशियो एंड इट वाज फाउंड दैट EM ratio for hydrogen atom that was equal to how much? That was equal to 9.58 into 10 raised to power 7 coulombs per kg. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 9.58 into 10 raised to power 7 coulombs per kg. The charge would obviously be the same. पर ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, that is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. The charge has to be same as that of the electron. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली एक एटम न्यूट्रल होगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन में चार्ज किया था इट इज इक्वल टू -1.602 into 10 raised to power minus 19। तो यहाँ पे चार्ज इज गोइंग टू बी सेम बट विद अ पॉजिटिव charge over here, positive 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Therefore the mass can now be calculated. Mass is equal to charge upon EM ratio. Yes, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना हुआ उसके ऊपर, चार्जेस 1.602 into 10 raised to power minus 19 upon 9.58 into 10 raised to power 7. So this is coulombs per kg. ठीक है, so when this is calculated the mass of the electron comes to 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs. So we have again three figures over here. एक EM ratio आ गया, एक चार्ज आ गया और एक मास आ गया। ठीक है, so इस तरह से जो एनोड रेज जो है उससे हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चला। Now we can define a proton. क्या होगा प्रोटॉन? Write down. It is a subatomic particle. It is a subatomic particle having 1 unit positive charge, and mass equivalent to that of hydrogen atom, ठीक है। Then next we come to another process जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम को, उसको और ज्यादा सपोर्ट किया। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भी जो एक प्रोसेस था दैट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी by a scientist। accidentally radioactivity discover की गई थी and it was discovered by a French scientist whose name was Henry Becquerel। ठीक है, क्या इसने किया, इसने एक यूरेनियम लिया और उस यूरेनियम को एक पेपर के अंदर डाल के उसको एक ड्रॉर के अंदर बंद कर दिया और वो भूल गया। कुछ दिनों के बाद उसने जब वो ड्रॉर खोला तो उसने देखा कि उसी जिसमें उसने यूरेनियम का पीस डाला था उसके साथ एक ब्लैक कलर का पेपर पड़ा था। उस ब्लैक कलर के पेपर के ऊपर स्पॉट्स आ गए। इट वाज वेरी वेरी एस्टोनिशिंग फॉर हिम कि कहीं से भी
सनलाइट उसके अंदर ड्रॉर के अंदर नहीं जा रही है, कोई भी रेडिएशन उसके अंदर नहीं जा रही है, तो ऐसे कैसे हो गया कि वो जो ब्लैक पेपर है उसके ऊपर स्पॉट्स आ गए? तो उसके लिए उसने ये सोचा कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो यूरेनियम है वो कुछ रेस ट्रांसमिट कर रहा है और उन रेस की वजह से उस पेपर के ऊपर ब्लैक पेपर के ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ गए। देन ही सेड कि मे बी इट इज वन कंडीशन कैन बी देयर कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से रेडिएशंस इमिट करते हैं और उनको उसने क्या बुलाया? दे वर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हुए? Radioactive substances are those substances which emit radiations, those substances which emit radiations on their own. ठीक है? So which emit radiations on their own, उनको radioactive substance कहलाते हैं। अब obviously अगर वो किसी को भी दिखाता कि देखो ऐसे हो गया तो किसी ने भी नहीं मानना था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो जरूरी था, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर लिया। उसने क्या किया? एक इस तरह से लेड का ब्लॉक लिया और इसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया। ठीक है, इस तरह से एक रेडियो एक्टिव उसने सोर्स ले लिया और यहां पे एक लेड की शीट ले ली जिसपे एक होल था, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है ये इमिट करेगा रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो एक हमको सिर्फ एक ही को स्टडी करना है, एक बीम को स्टडी करना है, तो उसके लिए उसने इस लेड ब्लॉक के अंदर एक होल रख लिया जिसके थ्रू एक रेडिएशन पास करेगी। ठीक है, और उस रेडिएशन को सब्जेक्ट कर दिया टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे एक स्क्रीन रखी। राइट, नाउ व्हाट डिड ही ऑब्जर्व वाज कि यहां से ये स्ट्रेट जाती है लाइन टिल it passes through the electric field. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करती है, it gets deflected towards the negative terminal, towards the positive terminal, and also one which did not get deflect at all. वो सीधा ही जा रही है। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, they should be positively charged. तो उसने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, they are the alpha rays. ठीक है, जो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगी दे शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दीस आर द बीटा रेज। और जो सेंटर में जो नहीं डिफ्लेक्ट हो रही एट ऑल, गामा रेज, दे आर द गामा रेज। अब इन तीनों रेज को एक्सप्लेन करना भी जरूरी था, तो उसने बोला कि अल्फा रेज क्या है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, or we can say that they are nuclei of helium. Yes, sir. Nuclei of helium, He2 positive, having 2 positive charge and 4 AMU mass. So these are nuclei of helium having 2 positive charge and 4 atomic mass unit, 4 AMU mass, right? Whereas the beta rays, they were negatively charged, so beta rays were simply what? They were stream of electrons. ठीक है, they were negatively charged, so they were stream of electrons, and the positive जो यहाँ पे जो neutral है, they were later on discovered to be neutral subatomic particles which are present in atom, and they were quite lately they were said कि वो जो है they are neutrons। क्योंकि ये वाली जो discoveries थी ये सारी 1800
में हो गई थी, whereas जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है वो 1930 में हुआ है जब जेम्स चैडविक ने, तो काफी सालों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 30-35 सालों के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे वर डिस्कवर्ड, राइट। अब क्या चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए कि जो वो पार्टिकल्स जो डिस्कवर हो गए हैं उनको अरेंज करना था ताकि वो एटम का जो मॉडल है उसको सजेस्ट कर सके। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट वाज J.J. Thomson's model। Models of atoms. So the first model of atom which we are going to do, that is Thomson's model. According to this model, J.J. Thomson ने क्या बोला कि जो एटम है वो एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑल ओवर ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं एम्बेडेड है इस तरह से। सो ये जो छोटे वाले डॉट्स हमें नजर आ रहे हैं, these are the protons and these are the electrons embedded, right? This model looked like a watermelon। जैसे हम watermelon को काटते हैं तो जो रेड पार्ट है that is positively charged protons, और जो seeds हमें उसमें नजर आ रहे हैं they are the electrons। So this model is also known as watermelon model, ठीक है, और it is also known as plum pudding model। plum pudding model का मतलब कि जैसे हम कोई भी एक पुडिंग खाते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के हम रेजिन्स डाल देते हैं, राइट, किशमिश जिसको हम बुलाते हैं, तो वो डाल देते हैं, तो वो जो किशमिश हमें ऊपर ऊपर नजर आ रही है दे आर द इलेक्ट्रॉन्स, और जो पुडिंग है बाकी का सारा पार्ट दे आर द प्रोटॉन्स। बट वेरी सून जो थॉमसन का मॉडल था दैट वाज डिस्कार्डेड। व्हाई? व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? The drawbacks were, number one, it could not explain the stability of the atom. It could not explain the stability of the atom, and इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो it could not explain Rutherford's model। ठीक है, सो ये दोनों चीजें उसने एक्सप्लेन नहीं करी, तो वेरी सून दिस मॉडल दैट वाज डिस्कार्डेड। द सेकेंड मॉडल दैट वाज बेस्ड अपॉन Rutherford's alpha scattering एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इसने which was known as the alpha scattering experiment। ठीक है, अब इस पे इसने क्या किया कि एक लेड का ब्लॉक लिया और इसमें एक अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिया। अल्फा पार्टिकल हमने अभी पढ़ा क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल सोर्स था उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, तो उन रेडिएशंस को थ्रू अ स्लिट पास किया गया और इन रेडिएशंस के पाथ में एक गोल्ड का फॉइल रख दिया गया, राइट। गोल्ड का फॉइल रखा किस लिए? क्योंकि गोल्ड का जो फॉइल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। और यहां पे एक सेमी सर्कुलर स्क्रीन रख दी गई, ठीक। अब क्या उसने ऑब्जर्व किया कि यहां से रे निकली, गोल्ड के फॉइल को स्ट्राइक किया, एंड देयर वर 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच ही मेड। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज
that most of the rays went undeflected. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो थी उसने इसको स्ट्राइक करके मोस्ट ऑफ द रेज दे जस्ट वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इस तरह से दे जस्ट वेंट स्ट्रेट. अब क्यों वो स्ट्रेट जा रही है रेज? वो रेज इसलिए स्ट्रेट जा रही है कि उसने किसी भी चीज को हिट नहीं किया. ठीक है, जैसे मैं यहां से एक कोई बॉल फेंकती हूं वहां सामने, तो वो बॉल जाके सीधे उस दरवाजे पे लगेगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहां से लेके वहां तक सारी जगह खाली है. yes, ठीक है, सो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. ठीक है, because most of the space is empty, therefore what is happening, that ज्यादातर जो रेज है वो डायरेक्ट जा रही है. yes, ठीक है, क्लियर हो गया. yes, फिर उसके बाद सेकंड जो उसने ऑब्जर्वेशन देखी, that there were certain rays which were deflected to certain angles. Okay, so second जो ऑब्जर्वेशन थी, that was certain rays are deflected to certain angles. Right? तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा रेज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, अब वो डिफ्लेक्शन कब होगी? जब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है. yes, क्योंकि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. अगर यहाँ से रेज जा रही है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से जाएगी, जैसे ही इसके पास आएगी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रिपेल हो जाएगी. सो सर्टेन रेज वर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल्स व्हिच मेंट दैट सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिव चार्ज is present in the atom. This was the second observation and the second conclusion which was made. ठीक है, फिर third, there were certain rays which were even deflected backwards. आगे गई नहीं है वो, यहां से गोल्ड को हिट किया और वहीं से वापस आ गई. ठीक है, so there were certain rays which were deflected back. Why were they deflected back? They were deflected back because the positive charge is concentrated in a very small space. तभी करके very few are deflected back. yes, sir. ठीक है, so which said that positive charge is concentrated in a small region. Concentrated in a small region. That is why कुछ ही रेज हैं जो उसको टच करके वापस आ रही है. So तीन ऑब्जर्वेशंस, तीन कंक्लूजन्स. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर रेज जो है वो सीधी जा रही है. व्हाई? बिकॉज स्पेस एम्प्टी है. सेकेंड, कुछ है जो डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. और कुछ है जो वापस बाउंस बैक कर रही है, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया. सो बेस्ड अपॉन दिस ही गेव द मॉडल ऑफ द एटम. ठीक है, सो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देखते हैं. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? postulates of Rutherford's model.
फर्स्ट पोस्टुलेट था क्या, लिखो, द एंटायर मास and positive charge is concentrated in the center. Concentrated in the center, and this center was known as what? It was known as the न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वो था। अब जो न्यूक्लियस था उसका साइज जो है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम, और उसकी वॉल्यूम भी बहुत कम है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, फिर सेकंड पोस्टुलेट उसका क्या था? द पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। ठीक है, ओके, और ये जो प्रोटॉन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है ये डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट होता है। ओके, अगर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है तो उसके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह से हीलियम है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स है तो उसके ऊपर यूनिट 2 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। Right? So every atom has different magnitude of positive charge. Yes. Right? Third जो है, mass of the nucleus is due to what? Proton. Mass of nucleus that is due to protons. Yes, sir. ठीक है? And other neutral particles. अभी उसको पता नहीं है कि वो particles कौन से हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का जितना मास था उससे न्यूक्लियस का मास काफी हैवी था। ठीक है, सो प्रोटॉन्स प्लस सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इनका मास वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। ओके, तो ये दोनों जो है इन दोनों की वजह से मास ऑफ द न्यूक्लियस था, और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को काफी बाद में एज आई टोल्ड यू they were named as protons। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? they are known as nucleons। Yes, sir. Protons and neutrons they are collectively known as nucleons। फोर्थ जो इसका है, जो न्यूक्लियस है that is surrounded by negatively charged particles। They are surrounded by negatively charged particles, and these negatively charged particles were known as electrons। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they have planetary motion। क्या मतलब हुआ इसका प्लैनेटरी मोशन का? कि वो न्यूक्लियस के बाहर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। बेसिकली ये सेड कि एटम जो है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द न्यूक्लियस एंड द अदर इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। तो इसलिए उसको नाम क्या दे दिया इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को? प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जस्ट एज प्लैनेट्स आर मूविंग। और जो इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है electrons and nucleus are attracted to each other by forces of attraction which are known as electrostatic forces of attraction।
ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दोनों हैं, तो उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिर लास्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। Yes, sir. ठीक है जी, सो दीज वर द पोस्टुलेट्स। नाउ अब इसमें हमें पता चल गया कि एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन वाज गिवन। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, atomic number and ये जो सब चीजें थी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हुए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ द टर्म्स। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Z, ओके। और ये क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, Yes, sir. ठीक है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज only one electron and one proton, so the atomic number of hydrogen is taken to be 1. In a similar manner, अगर हम लोग कार्बन लेते हैं तो कार्बन में number of protons is 6 and the number of electrons is also 6, so the atomic number of carbon that is 6, ठीक है। so this is the atomic number। फिर उसके बाद mass number आ जाता है। अब mass number जब देखा गया, मास नंबर को हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं। मास नंबर जब देखा गया या न्यूक्लियस के मास को जब मेजर किया गया या वे किया गया, सो इट वाज सीन कि जो मास है एक न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा हेवी था एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। सो इट वाज सजेस्टेड बाय शैडविक कि उसके अंदर कोई न्यूट्रल सब्सटेंसेस या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनका मास इक्वल है टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, एंड दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड इन 1930 and they were known as what? They were known as the neutrons. So the neutrons, they were defined as what? They were defined as subatomic particles. Neutrons. Subatomic particles having no charge, Yes, sir. but having mass equivalent to that of hydrogen. Equivalent to that of hydrogen. So on the basis of this, पहले ये डिस्कवर हुआ था, फिर मास नंबर दिया गया, मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now we have two things, one is the atomic number and one is the mass number, okay? Yes, sir. So we say that if number of
number of electrons, Yes, sir. then the atom is positively charged, and this is known as what? It is known as a cation. आयनिक हो गया ना वो, Yes, sir. अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो Yes, sir. then it is no longer neutral. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम क्या बुलाएंगे? दैट इज नोन एज केटायन. सिमिलरली, if number of electrons is greater than number of protons, then the atom is negatively charged and it is known as anion. Yes, sir. ठीक है. Third condition, if number of protons is equal to number of electrons, then there is no charge, and then it is known as neutral atom. It is known as neutral atom. ठीक है? Now if we are representing any element, suppose एक element X है, उसको हम किस तरह से represent करेंगे? It is represented by taking the atomic mass कहाँ पे? On the top. Yes, sir. And atomic number at the foot. ठीक है? Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन कर रहे हैं, मास नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज 6, Yes, sir. so it is represented in this manner. Yes, sir. Similarly, अगर हम क्लोरीन कर रहे हैं तो मास नंबर इज 17 and sorry, atomic number is 17, mass number is 35.5. तो इस तरह से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. Yes, sir. ठीक है? अब हमारे पास एटॉमिक नंबर भी आ गया, मास नंबर भी आ गया, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है. तो इसके बेसिस पे अब हमको नए कुछ टर्म्स दिए गए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स. ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट गो टू आइसोटोप्स. लिखो क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर atoms of same element having same atomic number but different mass number. Having same atomic number but different mass number. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. Yes, sir. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ठीक है? Yes, sir. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो 3 है इसके. अब इसमें जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. Yes, sir. ठीक है? सो दे हैव different number of neutrons. Another example which we can take over here is C12 and C14. Yes, sir. Right? इसका atomic mass 6. Yes. Sorry, atomic number 6, atomic mass 12. इसका atomic number 6 but atomic mass is 14. ठीक है? Yes, और ये जो C14 होता है, this is radioactive in nature. Yes, sir. जैसे हमने यूरेनियम पढ़ा ना भी रेडियोएक्टिव, C14 भी जो है वो अपने आप से रेडिएशंस इमिट करता है और इसको हम यूज भी करते हैं कार्बन डेटिंग में. कार्बन डेटिंग क्या होता है? जैसे फॉसिल्स होते हैं ना, Yes, sir. बहुत पुराने प्लांट्स और एनिमल्स जो बरी हो जाते हैं अंडर द अर्थ, Yes, yes, sir. तो उसकी एज फाइंड करने में C14 हेल्प करता है हमको. ठीक है? एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एज ऑफ ट्रीज. ट्रीज में भी कार्बन होता है. Yes, sir. है ना? तो वो कार्बन कितना डिटीरियोरेट हो गया उसके बेसिस पे हमको उसकी एज का पता चल जाता है. राइट? सेकंड जो है, दे आर आइसोबार्स. Yes, sir. देखो क्या होते हैं आइसोबार्स? आइसोबार्स आर Atom. atoms of different elements Yes, sir. having same atomic mass
but different atomic numbers. But different atomic numbers. For example, we can take potassium, calcium and argon. Yes, sir. सबके एटॉमिक मासेस होते हैं 40, बट पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, इसका 20 और इसका 18। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग हुए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग हुए। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 40 माइनस 19 कितने हो गए? 21। और इसमें 20 और इसमें 22। ठीक है। थर्ड जो है दे आर नोन एज आइसोटोन्स। देखो क्या होते हैं आइसोटोन्स? आइसोटोन्स आर atoms of different elements having same number of neutrons, having same number of neutrons, जैसे for example सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। ठीक है। जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास होता है 32, इसका 30, इसका 31। ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसका है 16, इसका 14 और इसका 15। तो जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो 32 माइनस 16, 30 माइनस 14, 16। ठीक है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद एक और चीज आती है which are known as isoelectric species। क्या होते हैं isoelectric species? They are species having the same number of electrons। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्पीशीज। स्पीशीज में भी पॉजिटिवली चार्ज, मे बी नेगेटिवली चार्ज, मे बी न्यूट्रल। ठीक है। दे मे बी आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टुगेदर। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट, या हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, या हम N3 नेगेटिव ले रहे हैं, या हम O2 नेगेटिव ले रहे हैं, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसमें 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 माइनस 2 10, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 ठीक है। सो ये क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो आज एक